लोकसभा 2024 का चुनाव परिणाम एग्जिट पोल के बिल्कुल विपरीत। जनता ने एनडीए सरकार को कह सकते हैं कि बहुत हद तक नकार दिया। मोदी सरकार की जो अपेक्षाएं थी 400 पार की, वो नारा नहीं सफल साबित हुआ और एग्जिट पोल भी लगभग उसी के इर्द गिर्द घूम रहे थे। 350 से ज्यादातर एग्जिट पोल की संभावनाएं ऊपर की बताई जा रही थी। प्रशांत किशोर के अंक गणित फेल हो गए। योगेंद्र यादव ने कई आंकड़े दिए समय समय पर, उनका एक आंकड़ा सही साबित हुआ, लेकिन वो किस्तों में आंकड़ा थे और चेंज होते हुए स्टेटमेंट थे। खुद वो भी कॉन्फिडेंट नहीं थे। हाँ, और खुशियां वो जाहिर कर रहे हैं। अभी रुपेश जी, इस चुनाव की एक बड़ी विशेषता मैं बतलाऊं तो इस चुनाव में सब लोग खुश हैं। एनडीए इसलिए जी खुश है कि वो सरकार बना रही है, भाजपा इसलिए खुश है कि वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनी है, कांग्रेस इसलिए खुश है कि पिछले चुनाव परिणाम से उनकी सीटें बहुत हद तक बढ़ गई हैं। शतक लगाते लगाते चूक गए 99 पे जाके। कई बार क्रिकेट मैच में आपने सुना होगा कई खिलाड़ियों के बारे में कि वो शतक लगाने से 1 रन से रह गए। तो इस बार कांग्रेस को प्राणवायु मैं मिला है। इस जी बात जी पर जी। एक बात आपको जोड़ना चाहूंगा, आप ही की बात को आगे बढ़ाते हुए, कि मुझे लगता है कि जब 22 जनवरी को राम मंदिर की सब शिलान्यास हुआ, वहां पर प्राण प्रतिष्ठा हुई, उसके बाद से सच में राम राज्य आ गया है। यहाँ पर सब जी कोई खुश है, नीतीश भी खुश है, नायडू भी खुश है, भाजपा भी खुश है, कांग्रेस भी खुश है, कम्युनिस्ट भी खुश है। इस समय अखिलेश और तेजस्वी तो खुश हैं ही, जिन्होंने वोट देकर हरा दिया वो भी खुश हैं, जिन्होंने वोट पाकर जीत गए वो भी खुश हैं। यहाँ हर जगह खुशियां हैं सर, खुशियों की कोई कमी नहीं है। सबसे ज्यादा जी खुशी होगी ईवीएम को। वो जी, बेदाग रह गई, बदनाम होने से बिल्कुल बच बेदाग है, इस बार बदनाम होने से बच गई। एक पक्ष बोल नहीं सकता था, दूसरे के फेवर में उनकी उम्मीद से ज्यादा उनको सीटें मिल गई, तो वो भी बच गई। तो है, खुशी तो चारों तरफ है। मुझे लगता है कि जो खुशी एक नहीं होगी तो सिर्फ एक बीजेडी नवीन पटनायक को नहीं होगी, क्योंकि अपना स्टेट भी लूज कर गए और एमपीज भी लूज कर गए। उसके अलावा बाकी सारे लोग यहाँ पर खुश ही हैं। तो राम मंदिर का जो प्राण प्रतिष्ठा हुआ, उसके बाद से जो राम राज्य की स्थापना हुई है, वो तो स्पष्ट रूप से देखने को मिल रहा है। जी राजेश जी। एक और बात है कि इस बार एक ऐतिहासिक तथ्य ये निकल के सामने आया कि चुनाव परिणाम के बाद भाजपा कार्यालय और जो कांग्रेस का कार्यालय है, दोनों जगह खुशियां मनाई गई जी है। दोनों बिल्कुल बिल्कुल। जगह मीटिंग बुलाए गए लोग, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, हालांकि दोनों वो मैं देख जगह रहा गए था लोग। कल, पुण्य प्रसून वाजपेयी ने कल ही वहां पर प्रधानमंत्री बनवा दिया था कांग्रेस के दफ्तर में, तो ये भी देखने को मिला था। तो उनकी भी खुशियां झलक रही थी। बाकी रवीश, योगेंद्र यादव, राजदीप सरदेसाई, इनकी खुशियां तो एक अलग ही लेवल पर है, झलक ही रही है। जी राजेश जी। अभी एक ताजा न्यूज ये आया है कि नीतीश कुमार ने आज जो है मीटिंग हुआ एनडीए के, उसके बाद उन्होंने बतलाया कि बिना शर्त समर्थन किया है। 1995 से वो साथ है, ये दावा कर जी रहे हैं। हालांकि कई बार वो साथ रहे और कई बार पलटी मार गए, लेकिन इस बार उन्होंने कहा है कि हम एनडीए सरकार को बिना शर्त समर्थन दे रहे हैं। हालांकि टीडीपी के तरफ से जो खबरें आ रही है कि उन्होंने कई बड़े मंत्रालय की मांग कर दी है। डिमांड कर रखी है। एकनाथ शिंदे के तरफ से भी यही खबर आ रही है कि उन्होंने भी कई मंत्रालय की मांग की है, कम से कम एक कैबिनेट और एक एमओएस की मांग किया है। और चिराग पासवान के तरफ से भी ऐसा ही आ रहा है कि एक कैबिनेट और एक एमओएस से कम में उनका गुंजाइश नहीं होगा। जीतन राम मांझी और नीतीश कुमार ने संभवतः बिना शर्त समर्थन दिया है इस जी पर। जी रुको। राजेश जी, आप तो बिहार से हैं, तो नीतीश कुमार को बहुत अच्छे से जानते हैं, बाकी पूरा देश भी देखा है। नीतीश कुमार अगर किसी चीज को बहुत मजबूती के साथ अगर बोले, तो मुझे लगता है कि उनका जो ट्रेंड एक रहा है, तो उस बात पर बहुत ज्यादा विश्वास नहीं करना चाहिए। हालांकि इसमें पॉजिटिव चीज ये की है कि जितने भी सांसदों का हस्ताक्षर हुआ है, अब इसके पीछे टेक्निकल कारण क्या है वो मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसा सुनने में आया कि सब लोगों ने एक बार साइन किया है,
जबकि नीतीश कुमार ने खुद 2 बार साइन किया है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में साइन किया है, अपनी मजबूती को प्रेजेंट करने के लिए और कैसे एनडीए के साथ में कितना इंटैक्ट है वो जताने के लिए। दूसरा चीज नीतीश का एक बयान आया था जो कि बाद में फ्लैश हुआ था तमाम मीडिया चैनल पर कि नीतीश कुमार चाहते हैं कि जल्द से जल्द एनडीए गवर्नमेंट फॉर्मेलाइज हो उस और शपथ लिए मोदी और गवर्नमेंट फंक्शनिंग स्टार्ट कर दे। तो कहीं न कहीं अभी तो ये लगता है उनकी थोड़ी-सी बिहार की लगता है कि मजबूरी है और 2025 में वो और मजबूत होना चाहते हैं। एक तरह से ऐसा सोचा जा रहा था कि शायद उनका करियर और जेडीयू करियर खत्म हो जाएगा। लेकिन कुछ अभी ये लग रहा है कि वो कुछ अलग ही सोच रहे हैं। आने वाले दिनों में साफ होगा। लेकिन फिलहाल और सब बातों पर चर्चा करते हुए अभी चूँकि हम चर्चा कर रहे हैं चुनाव का जो परिणाम आए हैं और एग्ज़िट पोल का जैसा भी एक अनुमान था उसके विपरीत ही आया है। तो इस पर सबसे बड़ी चर्चा का जो विषय मेरे हिसाब से बन रहा था कि आखिर क्या हुआ ऐसा कि उत्तर प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र जहाँ से ज़्यादा उम्मीदें थी, पश्चिम बंगाल से उम्मीदें थी, यही 4 ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ से इनका उसका 5वां कंसीडर कर सकते हैं आप हरियाणा को, जहाँ से यहाँ सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है इसमें उत्तर प्रदेश, कि आखिर क्या हुआ कि उत्तर प्रदेश में ऐसा हार गया? तो इस पर आपका क्या टेक है? इस पर थोड़ा-सा बताइए उत्तर प्रदेश के बारे में? सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी को एक भ्रम था कि मायावती अगर खड़ा होंगी, तो मायावती वोट काटेंगी और उसके वजह से बीजेपी को जी। फ़ायदा होगा और सपा को नुकसान होगा। हुँ, दलित हुँ। वोटरों को मायावती के साथ जुड़ने की संभावना थी बीजेपी को, लेकिन वास्तव में इसके खेल उल्टा पड़ गया। मायावती की रणनीति को जनता ने समझा, क्योंकि उन्होंने अपने भतीजे आकाश को जिस प्रकार से बर्खास्त किया, जबकि वो हुँ, हुँ। मुखर होके बीजेपी के खिलाफ बोलना शुरू किए थे। कर दिए तो थे। जब मायावती ने बर्खास्त किया तो एक मैसेज ये गया कि बिल्कुल बी टीम की तरह काम कर रही हैं मायावती बीजेपी के लिए। तो इसकी नाराज़गी में लोगों ने सपा के तरफ थोड़ा-सा गुलबंद महागठबंधन का लीजिए गोलबंद। इंडिया अलायंस के तरफ लोग गुलबंद हो गए। दूसरी बात है कि जो राहुल गांधी ने 1 लाख रुपए महिलाओं के खाते की बात की खटाखट सुना आपने, तो वो जो जी। 1 लाख रुपया है वो भी लास्ट में बड़ा काम किया है। इसके अलावा अगर आप बात करेंगे तो आरक्षण के ऊपर 4 साल वाले जो ये सैनिक भर्ती योजना आई, ये तमाम मुद्दे जो है बीजेपी के खिलाफ जी, जाते हुए जी। नज़र आए। सबसे बड़ी बात है कि हिंदी पट्टी का ये राज्य है और हिंदी भाषी लोग हैं, तो जो बातें आई ना इस क्षेत्र में आसानी से कम्युनिकेट हो गया। जी, संविधान खत्म आप है, तमाम तरह की जी, बात। आपने ये बात बहुत सही कही, ये चीज़ मैं भी इसको एनालाइज़ कर रहा था, तो मैं भी ये समझ रहा था कि 3 मुख्य कारण हैं। वैसे तो किसी भी चुनाव को जीतने या हारने के बहुत सारे कारण होते हैं, लेकिन कुछ प्रमुख कारण होते हैं, कुछ उसके साथ एक एसोसिएटेड होते हैं सप्लीमेंट्री के रूप में। लेकिन मैं अभी जो समझ पा रहा हूँ, जो 3 प्रमुख कारण हैं, उसमें से जो आपने पहला बताया कि एक तो कारण ये है कि जो चीज़ राहुल गांधी या विपक्ष ने एक शुरुआत किया था कि संविधान बदलने के, संविधान खतरे में है। ऊपर से इस बात को और भी ज़्यादा बल दे दिया भारतीय जनता पार्टी के कुछ उम्मीदवारों ने, जैसे अयोध्या से लल्लू सिंह ही थे, उसके बाद से हेगड़े साहब थे कर्नाटका से, 1-2 लोगों ने राजस्थान और कुछ लोगों ने एमपी से भी ऐसा बोल दिया था। तो संविधान बदलने के ऊपर इसके ऊपर जो सबसे बड़ा काम किया, वो अभी कोई पॉइंट नहीं कर रहा है और किसी को शायद अभी उतना वो नहीं लग रहा है, हिम्मत नहीं हो पा रहा है या जो भी हो। लेकिन मैं आपसे बताना चाहूँगा, जो मोदी जी का ये बयान आ रहा था हर बार कि इस बार और भी कड़े फैसले लेंगे और एक तरफ से विपक्ष हर बार अटैक कर रहा था कि आप संविधान बदलने जा रहे हैं, दूसरी तरफ से मोदी जी ये बोल रहे थे कि और कड़े फैसले लेंगे। इन दोनों को कहीं न कहीं लोगों ने लिंक करके देखा और इसको सीधे-सीधे आरक्षण से जोड़ा गया और ये कहीं न कहीं डर बैठ गया, जो आरक्षण से लाभार्थी लोग हैं कि कहीं न कहीं आने वाले दिनों में मोदी जी आरक्षण पर कुछ वार कर सकते हैं, बदलाव कर सकते हैं और जो कि उसके यथार्थ है कि इस समाज में स्वीकार्य नहीं है, कम से कम इस समय में तो नहीं है। और ये मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ा कारण रहा है। दूसरा जो सबसे बड़ी चीज़ रही है वो कहीं न कहीं एक टिकट बँटवारे को लेकर के जो सांसद बिल्कुल, थे वो बिल्कुल। मोदी के भरोसे बैठे हुए थे और उनकी अपनी लोकसभा क्षेत्र में परफ़ॉर्मेंस बिल्कुल ना थी।
पहले ये हुआ कि टिकट कटेंगे, लेकिन बाद में होते-होते क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, कैसा प्रेशर, बहुत कम टिकट कटे और बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट थे जिनका खुलकर विरोध हो रहा था गाँव में। उसमें सबसे बड़ा एग्जाम्पल आपको लल्लू सिंह ही खुद मिल जाएँगे, जो कि अयोध्या से भारतीय जनता पार्टी को हरा दिए। तो एक तो ये 2 एक प्रमुख कारण हो सिंपल गए। बात जोड़ रहा हूँ इसमें कि जी, लल्लू सिंह के जगह पे अरुण गोविल को इन्होंने पहली बार जब उतारा था मेरठ से, बिल्कुल। अगर अरुण गोविल अयोध्या से कैंडिडेट होते तो बिल्कुल, शायद बिल्कुल। रिजल्ट कुछ और होता। कुछ और ही होता। अरुण को भी खूब 10-11 हज़ार के आसपास मेरठ जैसे सीट से वो कई जीते बार हैं। पीछे चले हैं, अरुण गोविल कई बार पीछे चले हैं, तब हाँ, वो बहुत मुश्किल से वो सीट बचा है। मशक्कत के बाद से हाँ, लास्ट में वो सीट बची है। तो मेरे हिसाब से तो 2 प्रमुख कारण ये थे। जो तीसरा प्रमुख कारण ये है, जैसा कि आपने कहीं न कहीं एक रोज़गार और युवा के जो नौकरी और पेपर लीक, ये सब मिला-जुला के एक आर्थिक परिदृश्य में देखा जाता है, तो इसका भी असर कहीं न कहीं रहा है। तो ये 3 ये प्रमुख कारण है जो कि मेरे हिसाब से लगता है कि भारतीय जनता पार्टी एनडीए सीट यहाँ पर हार पाई है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा मुझे आश्चर्य कर रहा है कि इस टाइम जबकि अयोध्या में राम मंदिर बना, पूरी दुनिया इसको देखी, लेकिन अयोध्या की सीट ही और उसी प्रदेश के से प्रदेश में पूरी तरह से एक तरह से हार ही माना जाए। 35-36 सीटें अगर आ भी गई हैं और जितना उम्मीद किया जा रहा है और जैसे पिछले 2 बार से ट्रेंड था, तो एक तरह से 34 सीटें हैं। जी, गठबंधन को लेकर 36 सीटें हैं, 36-37 सीटें हैं। 2 आरएलडी और 1 अनुप्रिया पटेल। घोषे से पियर के चचा तो हार ही गए हैं, तो जी, 37 है। जी, तो और ये एक कारण मैं प्रमुख बताता हूँ, जी, एक और कारण क्या है कि जो कार्यकर्ता है, उसकी जी, वजूद नहीं है बीजेपी में। जी, जैसे एग्जांपल के तौर पे दूसरे पार्टी से लोग आ रहे हैं, टिकट पा जा रहे हैं, राज्यसभा चले जा रहे हैं, जो दागदार हैं, उन लोगों के यहाँ पर स्वीकृति जो मिली, स्वीकार किया गया बीजेपी के द्वारा, वो आम कार्यकर्ता का मनोबल ये तोड़ा भी है। ये भी बहुत नेगेटिव 2 चीज़ इन्होंने किया है, जो इनके एक डायरेक्ट कार्यकर्ता थे और जो इनके इनडायरेक्ट कार्यकर्ता था। मैं सीधा से बोलना चाहूँगा जो संघ के ऐसे लोग जो डायरेक्ट कहीं अपने आप को बीजेपी से एसोसिएट नहीं करते हैं, लेकिन बीजेपी के लिए काम करते हैं। तो इन्होंने तो पहले डायरेक्ट जो इनके कार्यकर्ता हैं, उनका इन्होंने दूसरे पार्टी के लोगों का ला करके टिकट दे करके मनोबल तोड़ दिया। ऊपर से रहा खसा जो था कसर, वो जो नड्डा साहब ने पूरा कर दिया जब बोला कि संघ के कार्यकर्ताओं के हमें अब उन्होंने किस लहजे में बोला और क्या उनका मंशा था, लेकिन जो इंटरप्रेट किया गया और पब्लिक में संघ जो चीज़ें संघ आई के कार्यकर्ता नहीं तो उन्होंने बोला, उन्होंने ये बतलाने की कोशिश जी, किया कि पहले जो है संघ बड़ा था, भाजपा बिल्कुल। छोटी थी, तो कुल मिला के ये कहना था कि अब मुझे लेकिन किसी मातृ संगठन की आपका ज़रूरत नहीं मतलब है। क्या है वो एक अलग चीज है, लेकिन क्या आपको इंटरप्रेट हो जा रहा है पब्लिक में, क्या परसेप्शन बन जा रहा है, वो मायने रखता है। हम कहें कोई बात बहुत मतलब हमारा इंटेंशन सही भी हो, लेकिन हम उस चीज को कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं, तो हमारी विफलता ही है अल्टीमेटली। तो यही चीज हुआ। तो यही कारण रहा है। लेकिन फिलहाल इसके अपोजिट में आपको बताना चाहूंगा जो विपक्षी पार्टी है, आप अगर ईमानदारी से पूछिए, अगर कोई भी समाजवादी पार्टी का या स्वयं अखिलेश यादव या उनके कोई भी बड़ा नेता और किसी से पूछे कि क्या आप 40 सीटों का कभी सोच रहे थे कि इस बार आपको मिलेगी, अगर वो ईमानदारी से बात बोलेंगे तो बोलेंगे बिल्कुल नहीं सोच रहे थे। दूसरी बात एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप देखिएगा कि ये एवरेज एक औसत है 20 लाख के आसपास एक लोकसभा क्षेत्र में वोट का, वो रेंज है 19 से 20 लाख का, जिसमें मान लीजिए 60% 65% हुआ है, तो लगभग 13-14 लाख 12 से लेकर 13-14 लाख तक वोट पोल हुआ है। उसमें अगर कई कई सारे ऐसे सीटें हैं जो कि 50,000 के आसपास, और 50,000 के आसपास आता है कितना आपका, मुश्किल से 6% 5% के आसपास से वोट आता है। इतना वोट से ये हार जीत का अंतर हुआ है, वो भी 2 डायरेक्ट पार्टीज में। अगर ये होता है कि एक एक इसमें 2 होता है कि अगर एक वोट पीछे आपको निकलती है दूसरे में जाकर जुड़ जाती है तो 2 वोटों का अंतर क्रिएट करता है। तो जितने 1,50,000 तक जीते हैं लोग, ये समझिए कि एक तरह से लोकसभा के हिसाब से बहुत ज्यादा ये मतलब वो नहीं था कि एकदम एफर्ट लगा कर ही जीते हैं। तो इस चीज को भी भारतीय जनता पार्टी थोड़ा अंगणित के हिसाब से देखे तो समझना चाहिए। थोड़ी सी अगर मैनेजमेंट अगर कर ली होती तो शायद परिणाम कुछ और भी होता। यूपी के तमाम और उत्तर उत्तर भारत के तमाम उन क्षेत्रों में, हालांकि कई जगह से जो
विजयी हुए हैं वो बहुत बड़ा रहा है और इसमें रायबरेली एक एग्जाम्पल है। अमेठी में भी अच्छा खासा इस बार बढ़त से कांग्रेस जीती है। जी राजेश जी। जी रुपए जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद। इस चर्चा को समाप्त करते हैं, फिर विश्लेषण करेंगे, नई बातों पे चर्चा करेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।